नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, संस्कृत शिक्षण विधियों का स्पेशल पेपर लेकर आया हूं पूरे 51 प्रश्नों का। देखिए, इसके पहले भी मैंने 51 प्रश्न आपको करवाए थे संस्कृत शिक्षण विधियों के ही, और आज भी वापस 51 प्रश्न आपके लिए संस्कृत शिक्षण विधियों के लेकर आया हूँ। देखिएगा, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद उपयोगी है। शिक्षण विधियों के ही प्रश्न हैं सारे। आज मेगा टेस्ट भी डाला जाएगा पूरे 150 प्रश्नों का सुबह 11:30 बजे। तो 11:30 बजे मेगा टेस्ट में ज़रूर आइएगा। टाइम वापस बता रहा हूँ, 11:30 बजे आज मेगा टेस्ट डाला जाएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षणम प्रभावी कर्तु का विधि समीचीना अस्ति। व्याख्या विधि है, अनुवाद विधि है, संभाषण विधि है, कृत्वा शिक्षण विधि है। तो प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर बताइएगा। साथियों, देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। विकल्प नंबर 1 कृत्वा शिक्षण विधि है। कैसे? क्योंकि इस शिक्षणम प्रभावी कर्तु मतलब शिक्षण को प्रभावी करने के लिए कौन सी विधि अच्छी होगी? कृत्वा शिक्षण। कृत्वा मतलब जिसमें क्रिया करके या करके सीखा जाता है। तो साथियों, वो शिक्षण विधि सबसे बेस्ट मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालये किम शिक्षणोपकरणम अवश्यम भवेत्? मानचित्रम, संगणकम यंत्रम, श्यामफलकम, न को अपि। इनमें से कोई नहीं। तो देखो, प्रश्न संख्या 2 में सही आंसर देना है। एक बार प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और फिर सही आंसर का चयन कीजिएगा साथियों। तो आपके प्रश्न संख्या 2 में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3 श्यामफलकम। थर्ड विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि विद्यालय की मतलब विद्यालय में शिक्षण उपकरण आवश्यकम भवेत्। कौन सा शिक्षण उपकरण आवश्यक होता है? तो साथियों, यहाँ न को अपी को तो हटा देंगे। मानचित्र, संगणक और श्यामफलक। श्यामफलक मतलब श्यामपट्ट जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे जरूरी होता है श्यामफलकम, क्योंकि साथियों जो श्यामपट्ट होता है इसकी सहायता हमें लेनी ही लेनी पड़ती है। अध्यापक का जो दाहिना हाथ भी इसको कहते हैं। ठीक है, आपका थर्ड विकल्प दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन। एनसीईआरटी इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्य करोति? राज्य शैक्षिक क्षेत्रे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण क्षेत्रे, राष्ट्रीय युवक शिक्षण क्षेत्रे, राष्ट्रीय चरित्र शिक्षा या अनुसंधान क्षेत्रे। तो साथियों, प्रश्न संख्या 3 को देख लीजिए अच्छी तरह से और फिर आंसर का चुनाव कर लीजिएगा। तो एनसीईआरटी का नाम सभी ने सुन रखा होगा। एनसीईआरटी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, तो राज्य को तो हम हटा देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी साथियों ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण क्षेत्र में कार्य करती है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर तो देखेंगे चौथे क्वेश्चन को। आपके प्रश्न नंबर 4 है, निश्चदनस्य सिद्धांत है कस्य? महात्मा गांधी, टैगोर, मैकाले और कर्जन। तो देखो, निश्चदन का जो सिद्धांत है ये किसका है? मैकाले का है साथियों। किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है? मैकाले के द्वारा दिया गया है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो पांचवा क्वेश्चन है आपके, कल्पना शक्ति विकासे सर्वाधिक उपयुक्त है पाठ है अस्ति? व्याकरण पाठ है, पद्य पाठ है, कथा पाठ है, गद्य पाठ है। तो देखो, प्रश्न संख्या 5 में राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3 कथा पाठ है। कैसे? क्योंकि कल्पना शक्ति के विकास में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा पाठ माना जाता है? व्याकरण, पद्य से या गद्य से। इन तीनों में के बाद में इसमें एक और ऑप्शन है, वो है कथा। तो साथियों, कल्पना शक्ति के लिए या तो कथा या कहानी का पाठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। थर्ड विकल्प आपके सही है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो चलिए आते हैं छठे क्वेश्चन पर। बेसिक शिक्षा यह संस्थापक है? महात्मा गांधी है, हंटर, टैगोर, कर्जन। तो साथियों, बेसिक शिक्षा के संस्थापक किसको माना जाता है? बेसिक शिक्षा के संस्थापक महात्मा गांधी को माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीत्या संस्कृतस्य स्थानम निरस्तम, अस्पष्टम, अंगीकृतम, सर्वाणि। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत का क्या स्थान है? तो साथियों, संस्कृत का यहाँ पर संस्कृत कोई अस्पष्ट नहीं है, बल्कि अंगीकृत विशेष को माना जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा।
नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। तो चलिए आते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। आपके 8वां क्वेश्चन, सर्वासाम भाषाणाम जननी है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, आंग्ल भाषा है, संस्कृत भाषा है। अर्थात सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा होती है साथियों? संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। आंग्ल भाषा मतलब होता है अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी सभी भाषाओं की जननी नहीं है। मातृभाषा या राष्ट्रभाषा भी नहीं है। राइट आंसर आपका चौथा विकल्प रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9, माध्यमिक शिक्षा आयोग से अपर नाम है, कोठारी आयोग है, मुदालियर आयोग है, सेडलर कृष्णन आयोग है। तो देखो प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है माध्यमिक शिक्षा आयोग का और क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है इसको? मुदालियर आयोग के नाम से माध्यमिक शिक्षा आयोग को जाना जाता है साथियों। लक्ष्मण दास मुदालियर के द्वारा इसकी स्थापना, मतलब इस समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। तो चलिए देखेंगे 10वें क्वेश्चन को। आपके प्रश्न संख्या 10 है, सस्वर पाठनम आवश्यकम अस्ति भावग्रहणार्थम शुद्धोच्चारणम बोध प्रश्नार्थम काठिन्य निवारणम। अर्थात सस्वर पठन जो किया जाता है वो क्यों आवश्यक है? तो साथियों सस्वर पठन आवश्यकम अस्ति ऐसा नहीं है, मैंने अर्थ गलत बता दिया। मतलब सस्वर पाठन में क्या आवश्यक है? तो साथियों सस्वर पाठन में शुद्ध उच्चारण आवश्यक होता है। देखो शुद्ध उच्चारण इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि शुद्ध उच्चारण अगर नहीं होगा तो फिर सस्वर पठन स्पष्ट नहीं हो सकता है साथियों, इसलिए सेकंड विकल्प 10वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। संस्कृत अध्यापकस्य मुख्य कर्तव्यम भवति, कर्मकांड है, व्यवसाय है, संस्कृत पाठनम निंदनम। तो देखो संस्कृत अध्यापक का जो मुख्य कर्तव्य है वो क्या होता है साथियों? कौन सा विकल्प सही है? कर्मकांड है, व्यवसाय है, संस्कृत पाठनम है या निंदनम है? तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है। संस्कृत पाठनम संस्कृत अध्यापकस्य मुख्य कर्तव्यम भवति। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो 11वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो चलिए 12वां क्वेश्चन, प्रकृतिवादस्य प्रवर्तक है। विकल्पों को देख लीजिए, प्लेटो, कमेनियस, रूसो, सर्वाणी, मतलब इनमें से सभी। तो प्रकृतिवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? 12वें क्वेश्चन में राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर है आपके प्रकृतिवादस्य प्रवर्तक है रूसो है अस्ति, मतलब रूसो प्रकृतिवाद के प्रतिपादक है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है। अगला 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके प्रश्न नंबर 13, प्रस्तावना प्रश्नेषु अंतिम प्रश्नो भवति है। प्रस्तावनात्मकम प्रश्न है, आवृत्त्यात्मकम प्रश्न है, अवबोध प्रश्न है, समस्यात्मक प्रश्न है। तो देखो प्रस्तावना प्रश्नों का अंतिम प्रश्न क्या होता है? समस्यात्मक प्रश्न होता है साथियों, जिसके माध्यम से ही हम जो हमारा प्रकरण है उसको विद्यार्थियों के सामने रखते हैं। तो यहाँ आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। आपके 14वां क्वेश्चन है, गृह कार्यस्य उद्देश्यम श्रृंखलता शिक्षणम स्वाध्यायम प्रत्यभिप्रेरणम पठनम प्रत्यभिप्रेरणम लेखनम प्रत्यभिप्रेरणम। तो देखो गृह कार्य का उद्देश्य इनमें से क्या होता है? राइट आंसर है आपके स्वाध्याय प्रत्यभिप्रेरणम, अर्थात स्वाध्याय के प्रति अभिप्रेरित करना ही गृह कार्य का उद्देश्य माना जाता है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। तो चलिए 15वां क्वेश्चन, जन शिक्षा विभागस्य स्थापना अभवत वुड घोषणा पत्र अनुसारेण, मेकाले विवरण पत्र अनुसारेण, निषेधन सिद्धांत अनुसारेण, कर्जन महोदय अनुसारेण। तो देखो इनमें से प्रश्न नंबर 15 में जन शिक्षा विभाग की जो स्थापना है वो किसके अनुसार की गई थी? तो राइट आंसर है 15वें क्वेश्चन में जन शिक्षा विभाग से स्थापना है कर्जन महोदय अनुसारेण अभवत, अर्थात जन शिक्षा विभाग की स्थापना कर्जन महोदय के द्वारा की गई थी साथियों, इनके अनुसार की गई थी। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 16 पर। तो चलिए देखते हैं 16वें क्वेश्चन को। आपके प्रश्न संख्या 16, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगस्य अपर नाम है, कोठारी आयोग है, मुदालियर आयोग है,
राधा कृष्णन आयोग है, न को अपि, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसका एक और नाम क्या है, इसको एक और किस नाम से जाना जाता है, राधा कृष्णन आयोग है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है, राधा कृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है साथियों। आगे 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 17 को, द्विभाषात्मक है, प्रविधि है, आवश्यकम वर्तते, अनुवाद शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण है। तो देखो द्विभाषात्मक प्रविधि जो है वो आवश्यक किसमें होती है, तो राइट आंसर है द्विभाषात्मक प्रविधि है, अनुवाद शिक्षण है, आवश्यकम वर्तते। अनुवाद शिक्षण में द्विभाषात्मक पद्धति आवश्यक होती है साथियों। प्रथम विकल्प आपके सही है प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। तो 18वां क्वेश्चन, मानवस्य प्रथम शिक्षाया प्रतिष्ठानम, ग्राम है, प्राथमिक विद्यालय है, परिवार है, आश्रय है। तो साथियों मानवस्य मतलब मनुष्य का, प्रथम शिक्षाया प्रतिष्ठानम सबसे पहले शिक्षा की शुरुआत मनुष्य की कहाँ से होती है, परिवार से होती है साथियों। अतः यहाँ पर जो परिवार वाला थर्ड विकल्प है 18वें क्वेश्चन में, यही आपके सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो आपके ये रहा 19वां क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्रे संस्कृते स्थानम, अनिवार्यम, वैकल्पिकम, आद्यम, सर्वाणी। तो देखो त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है साथियों, वैकल्पिकम मतलब वैकल्पिक। दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि देखा होगा आपने, आप खुद भी जैसे रीट में जो लैंग्वेज चूज करते हो तो चाहो तो संस्कृत लो या मत लो, हिंदी ले लो, अंग्रेजी ले लो, और भी अन्य कई तरह की भाषा, उसी प्रकार यहाँ पर संस्कृत भी यहाँ पर एक वैकल्पिक भाषा मानी जाती है। सेकंड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो आपके 20वां क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग से नाम है, कोठारी आयोग है, हंटर आयोग है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न को अपि, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो भारतीय शिक्षा आयोग है इसका क्या नाम है, हंटर आयोग के नाम से भारतीय शिक्षा आयोग को जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न 20 में। इस प्रकार के आयोग वाले क्वेश्चन 100% 1-2 प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन यहाँ पर इसके डाले हैं साथियों। तो प्रश्न संख्या 21, भाषया है कौशलानी संति, त्रीणि चत्वारि दश है, एक है। तो साथियों भाषा कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। चारों के नाम सभी को पता होगा। एक तो श्रवणम होता है, एक आपके उच्चारणम होता है, एक आपके वाचनम होता है, और एक आपके लेखनम होता है। तो इस प्रकार से 4 भाषाई कौशल होते हैं, इसलिए चत्वारी मतलब दूसरा विकल्प 21वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन, सत्यम शिवम सुंदरम कस्य वाक्यस्य वर्तते, ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, यजुर्वेदस्य, अथर्ववेदस्य। तो साथियों देखिएगा सत्यम शिवम सुंदरम ये जो वाक्य है ये किस वेद का है, तो ये यजुर्वेद का वाक्य है साथियों, यजुर्वेदस्य। थर्ड विकल्प आपके जो है वो ही सही आंसर है आपके प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23वां प्रश्न, शिक्षणम कथम भवेत्, कठिनात् सरलम, सरलात् कठिनम, तर्कात् मनोवैज्ञानिकम, संश्लेषणात् विश्लेषणम। तो साथियों शिक्षण इनमें से कैसे होता है, तो साथियों राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका 2, सरलात् कठिनम। शिक्षणम सरलात् कठिनम मतलब शिक्षण सरल से कठिन की ओर होता है। बच्चों को पहले सरल जानकारियाँ दी जाती है, फिर धीरे धीरे हम कठिनाई की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए सेकंड विकल्प सही हो जाता है 23वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। आपके 24वां क्वेश्चन है, संस्थागत संप्रेषणस्य साधन है अस्ति, विचार गोष्ठी, सर्वे छात्र है, सर्वे शिक्षकम। तो देखो संस्थागत संप्रेषण साधन इनमें से कौन सा है, विकल्प नंबर आपका 1, विचार गोष्ठी। मतलब विचार गोष्ठी में क्या होता है, बहुत सारे जो छात्र हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, अध्यापक भी वहीं पे आ जाते हैं, और किसी चीज़ को लेकर के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें एक तरह से सभी संस्था के जो व्यक्ति है उनका पूर्णतः संप्रेषण हो जाता है साथियों। प्रथम विकल्प 24 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, पाठ्यक्रम है कीदृश भवेत्, आध्यात्मिक प्रधानम, विधि प्रधानम, क्रिया प्रधानम, न को अपि, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए साथियों, विधि या आध्यात्मिक प्रधान नहीं बल्कि पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए। थर्ड विकल्प आपके 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो देखो 26वां क्वेश्चन,
देखो यहाँ क्रिया प्रधान अगर पाठ्यक्रम रहेगा तो बालक क्रिया करके सीखेगा, जिससे ज्ञान भी स्थायी रहेगा, अधिक समय तक ज्ञान रहेगा साथियों। तो 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 26। एनसीईआरटी इत्यस्य स्थापनम कदा अभवत्? 1961, 1964, 1952, 1968। तो जो एनसीईआरटी है इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों? 1961 में ही एनसीईआरटी स्थापना अभवत्। कब हुई थी? 1961 में, 1961 में। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। ज्ञातात अज्ञातम प्रति शिक्षण सूत्रम प्रयोग है कदा भवति? प्रस्तावना समये, शामपट्ट समये, उदाहरणम समये, काठिन्य निवारणो समये। तो देखो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग प्रस्तावना समये, मतलब प्रस्तावना के समय किया जाता है साथियों। जब प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं तब इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो बढ़ेंगे आपके 28वें क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 28 है, नर्सरी विद्यालय संस्थापक है फ्रोबेल, मार्गरेट मॉन्टेसरी, सर्वाणी। तो इनमें से नर्सरी विद्यालय का संस्थापक कौन है? 28वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताना है। और इसका जो राइट आंसर है, नर्सरी विद्यालय संस्थापक है मॉन्टेसरी वर्तते, मतलब मॉन्टेसरी, यहाँ पर मॉन्टेसरी के द्वारा ही नर्सरी विद्यालय की स्थापना की गई थी, जबकि फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विद्यालय खोला था साथियों। तो थर्ड विकल्प 28 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। संस्कृत शिक्षणम उद्देश्यम अस्ति? संस्कृत साहित्य ज्ञानम, देवनागरी लिपि ज्ञानम, संस्कृत व्याकरण अभ्यास है, भाषा कौशल्य अभ्यास है। अर्थात संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो देखो साहित्य का ज्ञान संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाता है। देवनागरी लिपि का ज्ञान, संस्कृत व्याकरण का अभ्यास, इन तीनों से बेटर ऑप्शन है भाषा कौशल्य अभ्यास है, भाषा कौशलों का अभ्यास। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 29 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 30 को। तो प्रश्न संख्या 30, कस्य अधिगमस्य साधन है अस्ति? दृश्य श्रव्य है को अपि नास्ति। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा अधिगम का साधन है साथियों? यहाँ पर क्या होगा, ये जो दृश्य साधन है, ये जो श्रव्य साधन है, ये जो दृश्य श्रव्य साधन है, तीनों ही आपके ऑप्शन राइट है। क्यों है? क्योंकि ये सभी अधिगम के साधन है। विकल्प नंबर आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 31 पर। देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 31 को। आपके प्रश्न नंबर 31 है साथियों, उत्तम है शिक्षक है, संभाषण चतुर है, छात्रान अध्येतुम प्रेरयति, सम्यक पाठयति, विशेष है भवेत्। तो देखो इनमें से उत्तम शिक्षक की जो बेस्ट विशेषता आपको लग रही है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 31 में, उत्तम है शिक्षक है, छात्रान अध्येतुम प्रेरयति, मतलब जो छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है उसको ही हम उत्तम शिक्षक मानते हैं साथियों। सेकंड विकल्प 31 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 को देखेंगे। श्याम फलकम अभियानस्य उद्देश्यम अस्ति? विद्यालयेषु श्याम फलक है वितरणम, विद्यालयेषु अत्यावश्यक। साथियों देखिएगा प्रश्न संख्या 32 को समझेंगे। श्याम फलकम मतलब श्यामपट्ट अभियानस्य, श्यामपट्ट अभियान उद्देश्यम अस्ति, मतलब जो श्यामपट्ट अभियान चलाया गया था, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन जिसको कहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? तो विकल्प क्या है? विद्यालयेषु श्याम फलक है वितरणम, अर्थात विद्यालय में श्याम फलकों का श्याम फलक मतलब श्याम पट्टों का वितरण करना। विद्यालयेषु अत्यावश्यक उपकरणाम दानम, मतलब विद्यालय में जो अति आवश्यक उपकरण हैं उनको प्रदान करना। विद्यालय आर्थिक सहायता प्रदानम, विद्यालय की आर्थिक सहायता करना। एतेषु न को अपि, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों श्याम फलकम अभियानस्य उद्देश्यम अस्ति क्या है? विकल्प नंबर 2, विद्यालयेषु अत्यावश्यक को उपकरणाम दानम, अर्थात विद्यालय के जो अति आवश्यक उपकरण हैं उनको विद्यालय में पहुंचाना या विद्यालय में को उनको प्रदान करना, यही श्याम फलकम अभियान का उद्देश्य है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं। 33वां क्वेश्चन आपके प्रश्न नंबर 33 है, पाठ योजनाया सर्वाधिक समय यापनम भवति? प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, प्रयोगे अभ्यास है, नियमितीकरण है। देखो पाठ योजना में सर्वाधिक समय किस में लगता है, आपसे ये पूछा जा रहा है सर्वाधिक समय। तो साथियों सर्वाधिक समय जब हम पाठ योजना बच्चों को
पाठ योजना से शिक्षण कराते हैं तो कौन से पद में लगता है सर्वाधिक समय? प्रस्तुतिकरण में लगता है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 2 है 33वें क्वेश्चन में, यही आपका सही आंसर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 34 पर, आपके प्रश्न संख्या 34 है, शिक्षा या संविधाने कस्याम सूची है निर्दिष्ट वर्तते राज्य सूच्याम केंद्र सूच्याम संवर्ती सूच्याम न को अपि, इनमें से कोई नहीं। अर्थात शिक्षा को संविधान की किस सूची में निर्दिष्ट किया गया है? तो साथियों शिक्षा को संवर्ती सूची में निर्दिष्ट किया गया है, इसलिए थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 34 में सही है। संवर्ती सूची का मतलब होता है वह सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, इसलिए आपके थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 34 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 पे आते हैं, तो आपके 35वां क्वेश्चन देखेंगे। भाषा प्रयोजनम अस्ति, मतलब भाषा का जो प्रयोजन मतलब जो उद्देश्य है वो क्या है? भाव ग्रहणम, भाव को ग्रहण करना, विज्ञानाभिवर्धनम, व्यवहार ज्ञानम संपादनम, सर्वाणी। तो देखो जो भाषा प्रयोजनम अस्ति, जो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सर्वाणी, मतलब इनमें से सभी। व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, भाव को ग्रहण करना, वैज्ञानिक सोच को अभिवर्धित मतलब उसको बढ़ाना, ये सभी भाषा के उद्देश्य होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 36 पर आपके 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एतेषु भाषा क्रमः है नास्ति, इनमें से भाषा क्रम कौन सा नहीं है? व्यंजन क्रमः है, मतलब व्यंजन क्रम, ध्वनि क्रमः है, व्याकरण क्रमः है, साहित्य क्रमः है। तो देखो इनमें से भाषा का क्रम क्या नहीं है साथियों? व्यंजन, ध्वनि, व्याकरण तीनों तो भाषा का क्रम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साहित्य क्रम है ये भाषा के क्रमों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपका चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 36 में सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 37वां क्वेश्चन। ये देखिए प्रश्न संख्या 37 को, निबंधात्मक परीक्षापेक्षया का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते? वस्तुनिष्ठ परीक्षया है, भाषण परीक्षया है, साक्षात्कार परीक्षया, लघुत्तरात्मक परीक्षया। अर्थात निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा किस परीक्षा को विश्वसनीय माना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा को निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं साथियों उसमें विश्वसनीयता बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि निबंधात्मक में विश्वसनीयता की कमी होती है। तो आपका प्रथम विकल्प 37 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 को देखेंगे। आपके 38वां क्वेश्चन है साथियों, ये देखिएगा 38वें क्वेश्चन को, ज्ञानम मनुजस्य रिक्त स्थान यहाँ पर नेत्रम, प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम। तो यहाँ पर ज्ञान को मनुष्य का कौन सा नेत्र माना जाता है? सही आंसर का चयन करना है 38वें प्रश्न में। राइट आंसर है आपके ज्ञान को मनुष्य का तृतीय नेत्र माना जाता है, क्योंकि 2 आंखें तो हमारे ऑलरेडी होती है, तो 2 नेत्र तो वो ही होते, लेकिन यहाँ पर देखो एक जो अगला जो ज्ञान का नेत्र है मतलब मनुष्य का नेत्र है वो ज्ञान को माना जाता है, इसलिए आपके थर्ड विकल्प सही है 38वें क्वेश्चन में। तो साथियों आपके थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 38 में बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 39 पर, आपके 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रवण कौशलस्य साधनम नास्ति, श्रवण कौशल का साधन नहीं है। आकाशवाणी, दूरवाणी, ध्वनि मुद्रण यंत्रणम, पुस्तकम। तो देखो यहाँ पर श्रवण कौशल का कौन सा साधन नहीं है? पुस्तकम। ये श्रवण कौशल का नहीं बल्कि ये दृश्य कौशल का साधन होता है साथियों। आकाशवाणी श्रवण कौशल का साधन है, दूरवाणी श्रवण कौशल का साधन है, और ध्वनि मुद्रण यंत्र साथियों ये भी श्रवण कौशल का ही साधन है। अर्थात ओनली आपका चौथा जो विकल्प है प्रश्न 39 में यही सही आंसर रहेगा। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 40 को देख लेते हैं। आपके 40वां क्वेश्चन क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 40 है, प्रारंभिक स्तरे श्रवण कौशले वर्धनाय कार्येत शिशु गीतानी, बाल गीतानी, अभिनय गीतानी और सर्वे। तो देखो हिंदी अर्थ करते हैं, प्रारंभिक स्तर पर श्रवण कौशल में वर्धन मतलब बढ़ोतरी किससे होती है साथियों? शिशु गीतों से, बाल गीतों से, अभिनय गीतों से और इनमें से सभी। तो यहाँ पर ये जो सर्वे वाला विकल्प है मतलब इनमें से सभी, यही आपका सही आंसर है। प्रारंभिक स्तर पर सभी, इन सभी से ही श्रवण कौशल का विकास होता है। तो आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 41 पर। पारायण विधे अंग है अस्ति, व्याकरण विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, व्याख्या विधि है, पाठशाला विधि है। अर्थात पारायण विधि का अंग इनमें से कौन सी विधि आपके अनुसार रहेगी साथियों? तो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 41 में पारायण विधेय है, पाठशाला विधि अंग है अस्ति। आपके
चौथा विकल्प सही है। पाठशाला विधि का अंग है साथियों पारायण विधि। आपके प्रश्न संख्या 41 में फोर्थ विकल्प राइट रहेगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 42 पर। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लीजिए 42वां प्रश्न। माध्यमिक शिक्षा स्तरस्यो उद्देश्यमस्ति उच्चारण सामर्थ्यम पठन क्षमता उत्पन्ने कवि हृदय ज्ञानम प्रदानम सृजनात्मक शक्ति वर्धनम। प्रश्न संख्या 42 में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर क्या उद्देश्य होता है साथियों शिक्षा का माध्यमिक स्तर पर? तो राइट आंसर है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का जो उद्देश्य है वो रहेगा सृजनात्मक शक्ति वर्धनम, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। चौथा विकल्प सही है क्योंकि उच्चारण का कार्य पठन का कार्य ये प्रारंभिक स्तर पर ही कर लिया जाता है। कवि के हृदय का ज्ञान ये कोई माध्यमिक स्तर पर भी कवि के हृदय का ज्ञान ये कोई उद्देश्य थोड़ी है साथियों। इसलिए चौथा विकल्प 42वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43। पठनस्य प्रकारो अस्ति बाह्य पठनम विस्तार पठनम मौन पठनम सर्वम, मतलब इनमें से सभी। तो बताइएगा पठन के प्रकारों के अंतर्गत क्या राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 43 में। तो पठन के प्रकारों में बाह्य पठन होता है, विस्तार पठन होता है, मौन पठन होता है, अर्थात सर्वम वाला जो विकल्प है चौथा वाला वो ही सही आंसर है। इस क्वेश्चन में भी आपके चौथा ही विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 को देखेंगे। आपके 44वां क्वेश्चन। एतासु बोधन पद्धति नास्ति, अक्षर पद्धति है, पद पद्धति है, पुस्तक पद्धति है, कथा पद्धति है। तो मतलब इनमें से बोधन मतलब बोध वाली पद्धति कौन सी नहीं है? तो साथियों बोध पद्धति के अंतर्गत अक्षर पद्धति को, पद पद्धति, पुस्तक पद्धति या कथा पद्धति इनमें से एक आंसर का आपको चुनाव करना है। तो बताइएगा फाइनल आंसर इसका क्या रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर अक्षर पद्धति, पुस्तक पद्धति, कथा पद्धति तीनों ही बोध पद्धतियों के अंतर्गत आ जाती है, लेकिन साथियों ये जो पद पद्धति है ये बोध पद्धति के अंतर्गत नहीं आती है। सेकंड विकल्प आपके 44वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। तो चलिए 45वां क्वेश्चन ये देखिएगा। लेखनस्य आवश्यकता अस्ति भावनाम स्थिर रूप प्रदानाय लेखन कौशल प्रदर्शनाय स्मरणम दृढ़ीकरणम सर्वम, इनमें से सभी। तो देखो लेखनस्य आवश्यकता अस्ति मतलब जो लेखन की आवश्यकता है वो क्या है साथियों? तो राइट आंसर है 45वें क्वेश्चन में सर्वम, मतलब इनमें से सभी। हम भावों को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए भी लेखन कौशल का प्रयोग करते हैं। लेखन कौशल प्रदर्शनाय, लेखन कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भी। स्मरणम दृढ़ीकरणम अर्थात जो हमें चीज़ें याद है स्मरणम उसको दृढ़ीकरणम मतलब सुनिश्चित करने के लिए भी लेखन कौशल का प्रयोग करते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है 45वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 46 को। तो चलिए 46वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 46वां क्वेश्चन। व्याख्यान पद्धति प्रमुखा दोषा वर्तते अध्यापक केंद्रिता अमनोवैज्ञानिकी निरसा पद्धति है सर्वे। तो व्याख्यान पद्धति का इनमें से प्रमुख दोष कौन सा है साथियों? व्याख्यान जो कि एक अध्यापक केंद्रित पद्धति होती है जो कि अमनोवैज्ञानिक भी मानी जाती है और छात्र इसमें अच्छे से रुचि भी नहीं लेते हैं, इसलिए ये सभी व्याख्यान पद्धति के दोषों में आ जाते हैं। तो आपके चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 46 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 पर। तो आपके 47वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिक्षणस्य सर्व प्राचीन शिक्षण विधि है वर्तते, परीक्षण विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, व्याख्या है विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। तो देखो यहाँ पर न तो पाठशाला विधि ऑप्शन में है न पारायण विधि ऑप्शन में है। ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करेंगे? शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि व्याख्या विधि को ही मानेंगे साथियों। थर्ड विकल्प आपके सही है 47 में, क्योंकि यहाँ पर पाठशाला और पारायण विधि विकल्प में नहीं दे रखी है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 को देख लेते हैं। आपके 48वां क्वेश्चन है। पठनम कौशलस्य विधि अस्ति, अक्षर बोध है विधि, ध्वनि साम्य विधि है, संगति विधि है सर्वे, इनमें से सभी। तो देखो पठन कौशल की विधि इनमें से कौन सी है? अक्षर बोध विधि भी पठन कौशल की विधि है, ध्वनि साम्य विधि भी पठन कौशल की विधि है, संगीत विधि भी पठन कौशल की विधि है, अर्थात सर्वे वाला जो चौथा विकल्प है 48वें प्रश्न का ये आपका राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 49 को। तो ये लीजिएगा। अभिनय विधेय है, प्रयोग है, कुत्रशात, पद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण है, नाटक शिक्षण है, निबंध शिक्षण। मतलब
अभिनय विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो साथियों अभिनय विधि का प्रयोग हम नाटक शिक्षण में करते हैं, क्योंकि अभिनय विधि किसकी है? नाटक शिक्षण की विधि मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है 49वें क्वेश्चन में यही सही आंसर रहेगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 50 पर 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मौखिक संप्रेषणस्य अपर नाम है व्यवहारिक संप्रेषणस्य, अनुवाद संप्रेषणस्य, शाब्दिक संप्रेषणस्य, अभिव्यक्ति संप्रेषणस्य। अर्थात मौखिक संप्रेषण का एक और क्या नाम है? तो मौखिक संप्रेषण को शाब्दिक संप्रेषण के नाम से भी जाना जाता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 50वें प्रश्न में सही है। अब देख लेते हैं आज का अंतिम और 51वां क्वेश्चन। तो लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो क्या करोगे? लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा साथियों। नाटक शिक्षण है विधि नास्ति, नाटक शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? कक्षा अभिनय विधि है, रंगमंच विधि है, पारायण विधि है, आदर्श नाट्य विधि है। देखिएगा यहाँ पर नाटक शिक्षण की कक्षा अभिनय विधि होती है, आदर्श नाट्य विधि होती है, रंगमंच विधि होती है, लेकिन साथियों पारायण विधि नाटक शिक्षण की विधि नहीं मानी जाती है। तो आपके थर्ड विकल्प 51वें क्वेश्चन में सही है। तो यह टेस्ट